गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो टॉपिक है उसको एक्सप्लेन करेंगे। यानी जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है उसमें जो संयुक्तता आबंधन सिद्धांत है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे। इससे पहले हमने जो डिफरेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थे उसमें जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स था, ऑप्टिकल आइसोमर्स था, ठीक है, वर्नर की थ्योरी थी, उनको देखा था। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। यानी जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को किस तरीके से व्याख्या करती है, यानी कौन से यौगिक होंगे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बेस पे कब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, कब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी, कब स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनेगी, तो उनकी व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। यानी जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है, वीबीटी जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए संयुक्ता आबंधन सिद्धांत, इस थ्योरी के हिसाब से इस थ्योरी का जो पहला पॉइंट कहता है वो ये कहता है कि जो हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम होगा, यानी हमारे पास क्या होगा, जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, उस सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, जब कोई लिगेंड उसके नजदीक आता है, अप्रोच करता है, तो वो अपने पास उतने नंबर के, यानी जितने लिगेंड उसके पास आएंगे उतने नंबर के ऑर्बिटल को क्या करता है, वैकेंट करता है। उतने नंबर के ऑर्बिटल को करता है, खाली कराता है या हाइब्रिडाइज कराता है। ठीक हो गया। यानी जैसे हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में यहां पर क्या होंगे, सेंट्रल मेटल एटम क्या करेगा, 6 अपने जो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, अपने मेटल के जो 6 ऑर्बिटल होंगे उन ऑर्बिटल को खाली करेगा, ताकि जो इनकमिंग यानी बाहर से आने वाले जो 6 लिगेंड हैं वो इस मेटल के साथ क्या कर सके, बॉन्डिंग कर सके। मान लो कहीं पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, किसी सेंट्रल मेटल एटम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो कितने 4 ऑर्बिटल को क्या करेगा, खाली करेगा, ताकि जो इनकमिंग लिगेंड है, यानी जो आने वाले बाहर से आने वाले जो लिगेंड है मेटल एटम के साथ जो बॉन्डिंग होनी है, आबंधन बनना है, वो 4 लिगेंड उसके साथ आसानी से बॉन्डिंग कर सके। तो पहला पॉइंट क्या कहा हमने, यानी सेंट्रल मेटल एटम्स मेक्स अवेलेबल नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ठीक है, अपने पास क्या करता है, उतने नंबर के ऑर्बिटल को क्या करता है, खाली करता है, ताकि जो इनकमिंग लिगेंड है वो उसके साथ आसानी से बॉन्ड बना सके। इस थ्योरी का दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि हमने पहले में तो कहा कि इतने नंबर के ऑर्बिटल आए, उसने उसके साथ बॉन्डिंग की, उसके बाद क्या होगा, इसमें जितने नंबर के ऑर्बिटल आएंगे, जितने नंबर के लिगेंड आएंगे, उतने नंबर की एप्रोप्रिएट एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे। ठीक है, हमने क्या कहा, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे। ठीक है, हाइब्रिड कहने का अर्थ क्या है कि जैसे हमारे पास क्या है, अलग अलग लेते हैं, हाइब्रिडेशन लेते हैं, उसके टाइप्स लेते हैं और कौन कौन से ऑर्बिटल उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उसको लेके चलते हैं। जैसे हमारे पास यहां पर हमने ऑर्बिटल लिख लिया, यहां पर हमने हाइब्रिडेशन लिख दिया, यहां पर हाइब्रिडेशन का टाइप लिख दिया, ज्योमेट्री लिख देते हैं हम यहां पर हमने कहा अगर S और P ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, S और P ऑर्बिटल अगर इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो यहां पर जो हाइब्रिडेशन होगा वो हाइब्रिडेशन बनेगा sp3, यानी हमारे पास एक S ऑर्बिटल और 3 P ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, यानी जो हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या एक S का और 3 P के ऑर्बिटल आएंगे, तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, यानी जो संकरण होगा वो संकरण क्या बनेगा, sp3, और जो ज्योमेट्री बनेगी वो ज्योमेट्री बनेगी टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकी। टेट्राहेड्रल को हिंदी में क्या बोला जाता है, चतुष्फलकी। तो कैसी ज्योमेट्री बनेगी, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकी संरचना बनेगी। अगर हमारे पास S, P और D, अगर S, P, D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं तो उस केस में जो हाइब्रिडेशन होगा, अब इसमें अलग अलग प्रकार है, ठीक है, अगर S, P, D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसमें हाइब्रिडेशन जो बनेगा वो बनेगा DsP2, ठीक है, कौन सा हाइब्रिडेशन बनेगा, DsP2, या फिर sp2d भी बन सकता है, कहीं पर कुछ कॉम्प्लेक्स हमारे पास है जो sp2d हाइब्रिडेशन को दिखाते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने होंगे, एक D हो गया, एक S हो गया और 2 P हो गए, तो टोटल कितने होंगे, 4 ऑर्बिटल। कितने ऑर्बिटल हो गए, 4 ऑर्बिटल। तो यहाँ पर जो ज्योमेट्री बनेगी वो ज्योमेट्री बनेगी स्क्वायर प्लेनर। कैसी ज्योमेट्री बनी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री बनी। जब sp, D ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, dsp2, और ज्योमेट्री का पार्ट क्या हुआ, स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट हमारे पास sp, D को हम फिर ले रहे हैं, ऑर्बिटल क्या हो गया, sp, D, यानी अब हमारे पास क्या है, एक S ऑर्बिटल, 3 P के ऑर्बिटल और एक D का ऑर्बिटल। तो इस प्रकार से जो ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी dsp3 बनेगा। तो यहाँ पे कितने, एक D का ऑर्बिटल है, एक S का ऑर्बिटल है और 3 P के ऑर्बिटल है, तो टोटल कितने हो गए, 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हैं, 5 ऑर्बिटल है, तो 5 ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे, तो उस केस में जो ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
कैसी ज्योमेट्री बनी? ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। ठीक हो गया। अगला जो हमारे पास है एसपीडी, यानी एसपी और डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहां पर हमारे पास जो हाइब्रिडेशन है उसकी दो पॉसिबिलिटीज है, एक इनर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकता है D2sp3, और दूसरा जो हाइब्रिडेशन है यहां पर वो है sp3d2। ठीक है, यहां पर हमने क्या कहा, 2d के ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। तो या फिर हम इसको इनर और आउटर बोलते हैं, इसको हम अभी नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। या फिर इसको क्या बन सकता है, sp3d2 ऑर्बिटल क्या कर सकता है, उसमें हाइब्रिडाइज हो सकता है। तो उस केस में जो ज्योमेट्री बनेगी वो बनेगी ऑक्टाहेड्रल। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या है, टोटल पॉसिबिलिटीज है। ऑक्टाहेड्रल का मतलब क्या है, अष्टफल की, यानी D2sp3 और sp3d2 हाइब्रिडेशन जब भी होगा तो उस केस में जो ज्योमेट्री बनेगी वो कैसे बनेगी, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। तो यहां पर देखा कि हमारे पास जो सेंट्रल मैटर था, ठीक है, सेंट्रल मैटर केंद्रीय जो धातु तत्व था, उसने क्या किया, अपने पास एटॉमिक ऑर्बिटल खाली किए, जितने लिगेंड आएंगे उनके हिसाब से क्या होगा, वहां पर ऑर्बिटल क्या होंगे, हाइब्रिडाइज होंगे, और उसके हिसाब से हाइब्रिडेशन यानी जो संकरण होगा वो भी पॉसिबल होगा। sp3 मतलब s और p ऑर्बिटल के ओर पार्टिसिपेट करेंगे तो हाइब्रिडेशन यानी जो संकरण होगा sp3 होगा, और ज्योमेट्री कैसे बनेगी, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। दूसरा क्या हमारे पास sp और d यानी 3 ऑर्बिटल्स में पार्टिसिपेट, 3 मतलब कैसे करेंगे, एक d का ऑर्बिटल, एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, dsp2 बनेगा। ज्योमेट्री बनेगी स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, वर्ग समतली। तीसरा sp-d ऑर्बिटल की हाइब्रिड होने से जो ज्योमेट्री बनेगी वो हाइब्रिडेशन जो होगा dsp3 होगा। टोटल कितने हो गए, 5 ऑर्बिटल। तो ज्योमेट्री कैसे बनेगी, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। अगला जो हमारे पास sp और d, तो इसमें हाइब्रिडेशन क्या पॉसिबल है हमारे पास, D2sp3, 2 d के, एक s के और 3 p के, टोटल कितने हो गए, 6 ऑर्बिटल हो गए इसमें। तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो या फिर ये sp3d2 के रूप में हो सकता है। तो इसमें जो ज्योमेट्री बनेगी वो क्या बनेगी, ऑक्टाहेड्रल अष्टफल की ज्योमेट्री बनेगी। अष्टफल की ज्योमेट्री मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, वहां पर 6 होगा। तो यहां पर हमने देखा कि जो sp और d ऑर्बिटल है उनके पार्टिसिपेशन से जो हमारे पास पॉसिबल जो हाइब्रिडेशन बन रहा है वो sp3 dsp2 sp3d या फिर dsp3 और sp3d2 और d2sp3, ये पॉसिबल क्या बन रहा है हमारे पास, हाइब्रिडेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट कहता है वो ये कहता है, d में हमारे पास देखा होगा, एक हमने d पहले लिखा है और एक d बाद में लिखा हुआ है। तो यहां पर d के 2 पॉसिबिलिटीज है। उदाहरण के लिए हमारे पास n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इस केस में जो ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन जो पॉसिबल होगा वो क्या बनेगा, d2sp3 कहा हमने। तो यहां पर n=4 रख दिया, उदाहरण के लिए n=4 रख दिया, तो यहां पर d कौन सा आएगा, n=4, तो यहां पर क्या n-1 यानी कौन सा होगा, 4 - 1 = कौन सा, d, 3d ऑर्बिटल क्या करेगा, यहां पर पार्टिसिपेट करेगा। ठीक हो गया। तो 3d हो गया, 4s हो गया और 4p हो गया। तो उस केस पे जो ऑर्बिटल बनेगा वो इनर डी ऑर्बिटल कहलाता है। क्या कहलाता है, इनर डी ऑर्बिटल। ठीक है, आंतरिक जो डी ऑर्बिटल है वो डी ऑर्बिटल क्या कर रहा है, यहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक हो गया। हमने क्या कहा, n=4 का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो n=4, तो 4 - 1 = 3, तो d का कौन सा ऑर्बिटल होगा, 3d। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, यहां पर d2sp3 हाइब्रिडेशन पॉसिबल हो गया। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है हमारे पास वो क्या है, nd वाला है। ठीक है, nd यानी आउटर डी ऑर्बिटल इसमें क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो यहां पर n एग्जांपल के लिए हमने 4 रखा, तो यहां पर जो पॉसिबल ऑर्बिटल बनेंगे वो क्या बनेंगे, 4d 4s और 4p ऑर्बिटल क्या होंगे, हाइब्रिड होंगे। उसके बेस पर जो हाइब्रिडेशन जो पॉसिबल होगा वो हाइब्रिडेशन बनेगा हमारे पास sp3d2। कौन सा हाइब्रिडेशन बनेगा हमारे पास, sp3d2 हाइब्रिडेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। ये जो कॉम्प्लेक्स था ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था, और ये ऑर्बिटल कौन सा बनेगा, आउटर ऑर्बिटल। मतलब इसमें कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहां पर बनेगा आउटर डी ऑर्बिटल। कौन सा डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया इसमें, आउटर जो डी ऑर्बिटल है वो क्या किया, इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ये हमारे पास डी का कंसेप्ट है, यानी डी ऑर्बिटल इनर डी ऑर्बिटल होगा तो उसमें डी पहले आएगा, sp3 बाद में जाएगा, और आउटर डी होगा तो उसमें sp3 पहले आएगा, डी बाद में जाएगा। यानी ये 4d का केस ले लिया हमने और ये 3d का केस ले लिया। ठीक है, तो ये क्या है, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी, यानी जो VBT है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, उसका थर्ड पॉइंट है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये कहता है कि जो लिगेंड है, यानी जो इनकमिंग लिगेंड है, यानी जो सेंट्रल मैटर एटम से जो लिगेंड बॉन्डिंग करने आ रहा है, उस लिगेंड के पास एटलीस्ट 1 पेयर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यानी एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कम से कम उसके पास होना चाहिए,
ताकि वो सेंट्रल मेटल एटम को क्या कर सके, बॉन्डिंग कर सके। हमने क्या कहा नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे, जो लिगेंड है वो लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, तभी क्या करेगा वो सेंट्रल मेटल एटम से क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। ठीक है, जैसे हमने Cl लिया तो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, NH3 है तो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, या H2O लिया, इन सबके पास क्या होगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रेजेंट है, तभी क्या करेंगे सेंट्रल मेटल एटम से क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। उसके बाद कितने ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रहे हैं, नेक्स्ट 5 पॉइंट में देखें तो कितने ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रहे हैं उसके हिसाब से हाइब्रिडेशन पॉसिबल है। ठीक है, 3-4 ऑर्बिटल होंगे तो sp3 भी हो सकता है, dsp2 भी हो सकता है। अगर 5 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रहे हैं तो sp3 डिहाइब्रिडेशन हो सकता है या dsp3 हाइब्रिडेशन हो सकता है। अगर 6 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रहे हैं, 6 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रहे हैं तो उस केस में जो पॉसिबिलिटी हाइब्रिडेशन की है वो है sp3d2 या d2sp3। तो ये क्या था हमारे पास वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, उनके कुछ पॉइंट्स थे। इसके बाद बीबीटी के बेस पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बेस पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हमारे पास जो एग्जांपल होंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4, उनको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं उसको लेके चलते हैं। तो पहले ले हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बेस पे, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बेस पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, उन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के जो एग्जांपल्स है उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो होगा उसके कुछ हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो एक एग्जांपल लिया हमने Cr NH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। इस एग्जांपल को हम एक्सप्लेन करते हैं, यानी क्रोमियम है इसके सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड कौन से इसके साथ NH3 अमाइन जो है, अमोनिया लिगेंड है, अमाइन नाम यूज किया जाता है यहाँ पर, और उसपे कितना प्लस चार्ज है, 3 प्लस चार्ज। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड को हेक्सा अमाइन क्रोमियम थर्ड आयन, इसका आईपीसी नेम क्या है, हेक्सामाइन क्रोमियम थर्ड आयन। इसके आईपीसी की जो रूल्स हैं, कैसे उसकी नेमिंग की जाती है, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, हेक्सामाइन क्रोमियम थर्ड आयन। ठीक हो गया। तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम बीबीटी यानी जो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है, संयुक्ता आबंधन सिद्धांत के बेस पे इस कंपाउंड को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है उसको हम देख लेंगे। ठीक हो गया। चलिए, अगर हम क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 24। सबसे पहले हम इस जो सेंट्रल मेटल एटम का उसका एटॉमिक नंबर ले लेंगे। तो क्रोमियम एटॉमिक नंबर कितना है इसका, एटॉमिक नंबर इक्वल टू कितना होता है इसका, 24। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 24। अगर हम इसका हाइब्रिडेशन की बात करें तो इसका हाइब्रिडेशन क्या है, ब्रैकेट में हम ऑर्गन लिख लेते हैं। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 हो गया, 3d5 4s1। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऑर्गन 3d5 4s1, 24 हो जाएगा। 18 एटॉमिक नंबर किसका आता है, ऑर्गन का, तो 18 में इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चलेगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 18 प्लस 5 इक्वल टू कितना, 23, 23 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा, 24। तो क्रोमियम का जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, Ar 3d5 4s1। या फिर इसको पूरा कंप्लीट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऑर्गन को भी कंप्लीट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद 4s1 3d5, ये इसका कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो हमने क्रोमियम, अब क्रोमियम का जो ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसमें देखेंगे तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन, और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, और p ऑर्बिटल क्या होगा इसका, खाली। तो क्रोमियम एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 24। तो इसका ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है, अबाव प्रिंसिपल आपको याद होगा, उसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है। तो क्रोमियम का जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको लिखते हैं क्या है, 3d5 4s1, और यहां पर 4p कितना है, 0। तो 5 ऑर्बिटल बना लेते हैं इसके ये ढंग से, 1 2 3 4 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन किसमें है, d ऑर्बिटल में है। 1 इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल पे है, s ऑर्बिटल पे, और p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी 4p 0 है, तो इसका मतलब इस ऑर्बिटल में कितने है, 0 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखेंगे तो जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स दोबारा लिखता हूं, Cr NH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। इस कॉम्प्लेक्स को लेके चलना, तो हम यहां पर देख लेते हैं जो क्रोमियम है, इस क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहां पर, +3। क्रोमियम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, या मतलब आईपीसी नेम लिखते हैं इसको रोमन डिजिट लिखते हैं, या इसको हम +3 इधर से लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्रोमियम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो नेक्स्ट अगर हम क्रोमियम की
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखे हैं, ठीक है, तो क्रोमियम एक्साइटेड स्टेट, क्रोमियम एक्साइटेड स्टेट पे लिखेंगे। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हुआ, क्रोमियम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को इसने लॉस कर दिया, यानी क्रोमियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है। तो इसने क्या किया, यहाँ पर इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए जब एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना होगा तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया। तो एक इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, ठीक हो गया। तो क्रोमियम का एक्साइटेड स्टेट जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो कैसे बन जाएगा, देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन में से पूरा हम ऑर्बिटल बना लेते पहले, ये ऑर्बिटल खाली हो गया, यानी 4s क्या हो गया, यहाँ पर खाली हो गया, ये 4p है और ये 3d है। एक इलेक्ट्रॉन 4s से गया, एक इलेक्ट्रॉन ये गया, एक इलेक्ट्रॉन ये गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन बच गए इसमें, 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 3 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो हमने क्या लिखा, क्रोमियम एक्साइटेड स्टेट, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया। नेक्स्ट में जब अमाइन NH3 इसके नजदीक आएंगे, हमने क्या कहा था, जो सेंट्रल मैग्नेटम से जो बॉन्डिंग करेगा लिगैंड, उसके पास कम से कम एक लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्या होना चाहिए, उसके साथ उपस्थित होना चाहिए, तो सेंट्रल मैग्नेटम से बॉन्डिंग करेगा। तो नेक्स्ट जो अब हम CrNH3 का होल 6 3 पॉजिटिव इस कॉम्प्लेक्स का कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, मतलब इसके साथ बॉन्डिंग दिखाएंगे, तो इसको हम इस ढंग से दिखाएंगे, देखिएगा पहले मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखा लेते हैं, पहले इससे पहले ये वाला पार्ट हो गया, ये ऑर्बिटल यहां से लेकर ये क्या बन गया, इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। ये क्या बने, इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। यहां पर d कितने हैं, d के कितने ऑर्बिटल खाली हैं, तो d के 2 हैं, तो d2 हो गए। s का कितना ऑर्बिटल खाली है, एक ऑर्बिटल खाली है, तो s हो गया। और p के कितने ऑर्बिटल खाली है, 3 ऑर्बिटल। तो ये क्या बना, d2sp3 हाइब्रिडेशन बना, संकरण क्या बना, d2sp3। कैसे बना, क्योंकि यहां पर वापस सुनिएगा दोबारा, क्रोमियम ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1, क्रोमियम एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, यानी 3 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किए, तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कहां से किए, एक 4s से गया, 2 ये d वाले इलेक्ट्रॉन गए, तो ये 2 ऑर्बिटल खाली हो गए, एक ऑर्बिटल खाली ये हो गया, तो क्रोमियम क्या होगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ हो गया। उसके बाद क्या दिखाया हमने, इसके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, तो d2sp3 बनाया, तो 2 d हो गए, एक s हो गया और 3 p के हो गए। यहां पर d ऑर्बिटल कौन सा था, 3d का था, तो यहां पर ये ऑर्बिटल को है इनर d ऑर्बिटल है। कौन सा ऑर्बिटल है, इनर d ऑर्बिटल या आंतरिक d ऑर्बिटल है, ठीक है। d2sp3 हाइब्रिडेशन पॉसिबल होगा। नेक्स्ट में जो क्रोमियम होगा, अब ये जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, इसको एक स्टेप हम यहां बढ़ा लेते हैं। इसको हम उठा के यहां लिख लेते हैं, CrNH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, यहां पर कॉम्प्लेक्स है। अब ये जो अमोनिया है, ये प्रत्येक जो जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, एक ऑर्बिटल ये है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस 6 ऑर्बिटल के साथ क्या होगा, एक NH3 क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा। तो इसको हम दिखाएं, तो इसको हम इस ढंग से दिखाएंगे, देखो ये क्रोमियम के अपने इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसके साथ क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन होगा, एक NH3 इसके साथ बॉन्डेड होगा। अब NH3 आपको पता होगा, NH3 पे कितना है, एक लोन पे इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्डेड हो गए। एक NH3 इसके साथ आया, 2 इलेक्ट्रॉन आए। उसके बाद नेक्स्ट जो s ऑर्बिटल होगा, एक पेयर इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। नेक्स्ट जो होगा वो p ऑर्बिटल होगा, एक NH3 इसके साथ बॉन्डेड हुआ, एक NH3 इसके साथ बॉन्डेड हुआ और एक NH3 इसके साथ बॉन्डेड हुआ। तो यहां पर कितने अमाइन आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 NH3 जो लिगैंड थे, वो 6 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल थी, यानी d2, d के 2 हो गए, ps का 1, p के कितने थे, 3, 1 2 3 था, 1 2 3, तो इनके साथ क्या किया, बॉन्डिंग किया। अब इनके साथ बॉन्डिंग होने के बाद जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बना CrNH3, वो इस ढंग से बनेगा। प्रत्येक जो खाली ऑर्बिटल होगा उसमें कितना, एक एक पेयर जो होगा इलेक्ट्रॉन देगा। हमने देखा है कि NH3 जो है न्यूट्रल लिगैंड है, इसके पास कितना 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या देगा, इस ऑर्बिटल को, ये ऑर्बिटल कंप्लीट, ये ऑर्बिटल कंप्लीट, इस ढंग से सारे ऑर्बिटल क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। और जो हाइब्रिडेशन बना, वो हाइब्रिडेशन क्या बोला हमने, d2sp3 हाइब्रिडेशन। इसकी ज्योमेट्री देखें तो इसका जो ज्योमेट्री बनेगी, ज्योमेट्री मतलब इसकी जो संरचना बनेगी, पॉसिबल कैसे इसकी संरचना बनेगी, तो इसकी संरचना को भी देख लेते हैं। आपको याद होगा जब d2sp3 हाइब्रिडेशन जब हमने कहा था, तो उस केस पे जो ज्योमेट्री थी, यानी जो उसकी ज्यामिति थी या उसकी जो संरचना थी,
वो कैसे थी, अष्टफल की। तो अष्टफल की संरचना कुछ इस ढंग से बनती है, देखिएगा ये सेंट्रल मेटाएटम की जगह हमारे पास कौन सा है, क्रोमियम। तो क्रोमियम को हमने यहां पर रखा, उसके बाद इसके साथ कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड, ठीक है। तो एक NH3 की पोजीशन ये हो जाएगी, दूसरे NH3 की पोजीशन ये हो जाएगी, तीसरे NH3 की पोजीशन ये हो गई, चौथे NH3 की पोजीशन ये हो गई, पांचवा एबल प्लेन और छठा बिलो द प्लेन। तो ये क्या है, संरचना है। और इस ज्योमेट्री यानी जो ज्यामिति है, इस ज्यामिति का नाम क्या है, अष्टफल की या ऑक्टाहेड्रल। तो ये क्या हमारे पास जो CrNH3 का होल 6 3 पॉजिटिव है, उसका VBT यानी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से कैसे इसको एक्सप्लेन किया जाता है, इसका पूरा कंप्लीट कांसेप्ट है। हमने देखा कि क्रोमियम पहले देखा हमने ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या था उसका, उसके बाद क्रोमियम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ कॉन्फ़िगरेशन देखा, उसके बाद हमने उसकी क्या किए, D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, फिर वो D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बने थे उसके साथ क्या देखा हमने, अमोनिया कैसे बाइंड अप होता है, यानी जो NH3 लिगेंड है वो कैसे उसके साथ बॉन्डिंग करेगा उसको देखा। और उसके बाद लास्ट क्या देखा हमने, जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है तो जब ये बॉन्डिंग होती है तो उस केस पर जो ज्योमेट्री बनेगी वो कैसे बनेगी, ऑक्टाहेड्रल, और हाइब्रिडेशन क्या हमारे पास D2sp3, ठीक हो गया। इसमें D अंदर वाला क्यों आ गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ऑर्बिटल क्या था, 3D था, ये 4s है और ये 4p है, ठीक हो गया। तो इसमें हाइब्रिडेशन क्या है, D2sp3। अगला जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास उसको भी देख लेता हूं। एक एग्जांपल है हमारे पास COF6 3 नेगेटिव, उस कॉम्प्लेक्स को भी देखते हैं तो उसमें कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है उसके हिसाब से उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, नेक्स्ट जो एग्जांपल ले रहे हैं COF6, इसमें कितना नेगेटिव चार्ज, 3 नेगेटिव चार्ज। तो इस कॉम्प्लेक्स को हम वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी के बेस पे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें भी हम सेम क्राइटेरिया लगाएंगे। CO का एटॉमिक नंबर कितना है, 27। तो कोबाल्ट जो 27 एटॉमिक नंबर है, सबसे पहले हम इसका ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये क्या हमारे पास, ऑर्गन 18, उसके बाद कितना बनता है 3d7 4s2, 27 है तो 18 इलेक्ट्रॉन किसमें, ऑर्गन के साथ कॉन्फ़िगरेशन के साथ दिखा दिया हमने। बचे कितने, 9 इलेक्ट्रॉन और बचे, तो 3d7 4s2। तो ये क्या है, कोबाल्ट जो मेटल एटम है उसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक हो गया। अगर हम इसको ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ पर ऑर्बिटल हम कुछ इस ढंग से दिखाएंगे, CO27 CO, ठीक है। इसको दिखाते हैं तो हमारे पास क्या है, d ऑर्बिटल को दिखा लेता हूं। d ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन भरने हमें, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन हमने 3d के साथ भरे। s में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो s के ऑर्बिटल में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन भरे, और p ऑर्बिटल क्या हमारे पास खाली है, तो p ऑर्बिटल क्या कर दिया हमने, दिखा दिया। ये कितना है, 3d7 4s2 4p0। तो ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन किसका, जो कोबाल्ट है उसके इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया। अब यहाँ पर जो f है, अब ये f यहाँ पर पेयर अप कराएगा नहीं कराएगा, ये इनकी लिगेंड की जो कांसेप्ट है वो CFT के बेस पे उसको एक्सप्लेन किया जाता है वैसे। तो इस फ्लोरीन के अपने आप में वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पर इनको पेयर अप नहीं कराएगा। तो इस केस पे जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, आउटर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। कौन सा ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल। आउटर ऑर्बिटल में कौन सा, जो 4d ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। कौन सा d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, आउटर d ऑर्बिटल, यानी 4d जो ऑर्बिटल होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा। तो नेक्स्ट में जो कोबाल्ट है, यहाँ पर अगर हम कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो CO कितना है, यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ प्रेजेंट है। तो कोबाल्ट क्या करेगा, नेक्स्ट में 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा। तो CO +3 ऑक्सीडेशन का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कहां से 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी S से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो d ऑर्बिटल है, यहाँ पर जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, यहाँ से रिमूव होगा। तो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, यानी जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और वो 3 इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, 2 s के होंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन ये जो पेयर ऑफ वाला है d ऑर्बिटल में, ये इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। तो नेक्स्ट कोबाल्ट +3 के साथ दिखाएंगे, तो हम इसको इस ढंग से दिखाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 3d के साथ है, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। पांच ऑर्बिटल क्या है इसके साथ प्रेजेंट है, तो 3d कितना हो गया यहाँ पर 6 है, और s से इलेक्ट्रॉन 4s क्या हो गया 0, और 4p क्या है 0, और 4d क्या है यहाँ पर 0, ठीक है। 4d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट में क्या करेगा, जब
अब इसके बाद क्या होगा, जो एप्रोप्रिएट, जब लिगेंड इसके नजदीक आएगा, जब फ्लोरीन लिगेंड इस कोबाल्ट सेंटर मेटल एटम के नजदीक आएगा, तो उसके बाद क्या होगा, ऑर्बिटल हाइब्रिड होना स्टार्ट करेगा। ऑर्बिटल क्या करेंगे, हाइब्रिड होना स्टार्ट करेंगे। हाइब्रिड होने के केस में हमने कहा था इनर ऑर्बिटल आएगा या आउटर ऑर्बिटल आएगा, वो किस पर निर्भर करता है, लिगेंड पर निर्भर करता है। तो लिगेंड क्या करेगा, यहाँ पर ये वीक फील्ड लिगेंड है तो इसको पेयर अप नहीं कर पाएगा, तो इस केस में जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा वो आउटर डी ऑर्बिटल क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल बनेंगे, देखो एक एस का ऑर्बिटल हो गया, ये एस ऑर्बिटल हो गया, यहाँ पर कितने हैं, 3 पी के ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, और 2 क्या होंगे, यहाँ पर डी के ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे। तो ये इतना पोर्शन क्या बनेगा, हाइब्रिड बनेगा, हाइब्रिड होगा। तो 4 यहाँ पर जो पॉसिबल हाइब्रिडेशन है वो हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, sp3d2। तो यहाँ पर पॉसिबल हाइब्रिडेशन क्या बनेगा, sp3d2। s कौन सा 4s, p कौन सा 4p और d कौन सा 4d। तो ये कौन सा ऑर्बिटल है, आउटर डी ऑर्बिटल क्या कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, आउटर डी ऑर्बिटल क्या कर रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट क्यों कर रहा है, क्योंकि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या अपने आप में वीक फील्ड लिगेंड है, यानी जो आपको एक इलेक्ट्रॉन वो आएगा तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट लिगेंड को अरेंज किया जाता है, वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ उसको अरेंज किया जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये फ्लोरीन क्या वीक फील्ड लिगेंड, तो इसको पेयर अप नहीं कर पाएगा, पेयर अप नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन जोड़े के रूप में नहीं आएगा। और कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। तो इस स्थिति में कौन सा हाइब्रिडेशन पॉसिबल है, sp3d2 हाइब्रिडेशन क्या होगा, इसमें पॉसिबल होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा उसमें क्या होगा, जो फ्लोरीन होंगे, फ्लोरीन लिगेंड क्या होंगे, इसके साथ बॉन्डिंग करेंगे। नेक्स्ट में क्या करेंगे, जो फ्लोरीन लिगेंड है वो फ्लोरीन क्या करेंगे, इसके साथ बॉन्डिंग करेंगे। तो नेक्स्ट जो बनेगा हमारे पास CO लास्ट पार्ट, तो COF6 3 नेगेटिव। तो ये बॉन्डिंग कैसे करेगा, हमारे पास क्या है, D का ऑर्बिटल है, ये 3D कितना हमारे पास 6, ये 4s हो गया हमारे पास, और ये 4p हो गया, और 4d जो है हमारे पास वो खाली है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है। 4d कितना हो गया, 4d 0 है, ठीक हो गया, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन ही है, हाँ ठीक हो गया। तो नेक्स्ट में क्या करेंगे हम, sp3d2 हाइब्रिडेशन देखना है, तो हमने हमारे पास क्या होंगे, यहां से लेकर ये वाले जो ऑर्बिटल है ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो प्रत्येक फ्लोरीन एटम जो होगा एक 2-2 इलेक्ट्रॉन लेने के साथ इसके साथ बॉन्डेड करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, फ्लोरीन इसके साथ बॉन्डेड हो जाएगा। अगला फ्लोरीन जो होगा इसके बॉन्डिंग करेगा, नेक्स्ट फ्लोरीन क्या होगा, वो इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, नेगेटिव चार्ज होगा सब पे। नेक्स्ट फ्लोरीन इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ये फ्लोरीन इसके साथ, और ये फ्लोरीन इसके साथ बॉन्डिंग करेगा, ठीक हो गया। तो यहां पर क्या बना, 6 फ्लोरीन थे, कितने फ्लोरीन थे, 6 फ्लोरीन। तो 6 फ्लोरीन जो सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, उसके साथ क्या किया, बॉन्डिंग किया, 1 2 3 4 5 6। तो 6 फ्लोरीन इसके साथ बॉन्डिंग करा। तो यहां पर जो हाइब्रिडेशन बना वो क्या बना, sp3d। तो इससे पहले जो एग्जांपल देखा था हमने, वहां पर हाइब्रिडेशन क्या था, d2sp3। यहां पर जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है, sp3d2। यहां पर जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, आउटर डी ऑर्बिटल क्या कर रहा है, यहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है। एक हम इसके लास्ट ज्योमेट्री देख लेते हैं कि इसकी ज्योमेट्री कब बनेगी। जब sp3d2 या d2sp3 हाइब्रिडेशन होता है तो उस केस में जो ज्योमेट्री बनती है वो ज्योमेट्री कैसे बनती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। तो ज्योमेट्री को हम बना लेते हैं। यहाँ पास क्या हुआ, कोबाल्ट सेंटर मेटल एटम है, इसके साथ फ्लोरीन क्या है, बॉन्डेड है। तो फ्लोरीन क्या है, इसके साथ बॉन्डेड है। तो ये जो ज्योमेट्री बनेगी, इस ज्योमेट्री का नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल। कैसी ज्योमेट्री है, ऑक्टाहेड्रल, और हिंदी में क्या बोलता हूं, अष्टफल की। तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट है वो आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट है। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल बचा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए और कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।